अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा देखें, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने ख़त्म किया था वो था क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स की एमसीक्यू शीट्स आपके पास होंगी, ठीक है। उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान टॉपिक है बेटा, वो है जी जी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें इलेक्ट्रॉन को तरतीब से उनके ऑर्बिटल्स में रखना है। अच्छा देखिए बेटा, अब हमें कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला तो याद नहीं करेंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। कौन बैठ के याद करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला? नहीं याद होगा ना भैया। मुझे एक बात बताएं, वो वाला जो मेथड है ऑफ वो प्रिंसिपल, वो तो नहीं होगा। एक आसान सी लॉजिक बता देता हूं आपको, बहुत ही सिंपल है। पुलिस डिपार्टमेंट की 3 पोस्टें याद कर लें। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है बेटा? एसएसपी नंबर 2, बड़ी पोस्ट कौन सी होती है? एसएसपी नंबर 2 बेटा एसपी, और नंबर 3 डीएसपी। 3 पोस्टें याद कर लें। क्या कहा मैंने? एसएसपी, एसपी, डीएसपी। लिखें एसएसपी, एसपी एंड डीएसपी। बेटा शुरू के फर्स्ट अल्फाबेट के साथ 1 लगाएं, नेक्स्ट 2 अल्फाबेट के साथ 2 लगाएं, नेक्स्ट 3 अल्फाबेट के साथ 3 लगाएं, और जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स होंगे उनके साथ 4 लगाते हैं। क्या कहा मैंने? सिंपल है, बहुत ही सिंपल। एसएसपी लिखें, पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी पोस्ट, उसके बाद एसपी लिखें, उसके बाद डीएसपी लिखें। सिंपल। मैंने आपसे क्या कहा? फर्स्ट अल्फाबेट के साथ क्या लगाएंगे? 1, नेक्स्ट 2 अल्फाबेट के साथ बेटा 2, नेक्स्ट 3 अल्फाबेट के साथ 3, तो जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स होंगे उनके साथ क्या लगाएंगे? 4। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर हो गई। अच्छा, हम इस तरह भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इंटर की बुक में देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में तो इस तरह लिखी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फर्स्ट ईयर में ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डी बाद में, एस पहले है। ठीक है, ये इंटर में बताऊंगा आपको ऐसा क्यों है, लेकिन अभी आप जब थोड़ा समझें यहां पर देखें, ऑफ बॉ प्रिंसिपल के मुताबिक डी बाद में एस पहले, तो आप इस तरह फॉर्मूला बना लिया करें और याद कर लें, सर ने कहा था डी को रिप्लेस करना है। अब देखें डी है कितनी दफा जो रिप्लेस करना है? डी है ही 1 दफा। देखें पूरे फॉर्मूले में डी कितनी दफा है? 1 दफा है। जब डी है ही 1 दफा तो एक ही डी है जो रिप्लेस होगा, तो डी को रिप्लेस कर दे। 4s पहले ले आए, 3d बाद में ले आए। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और बेटा याद रखना, इससे ज्यादा आपके पास आएगा भी नहीं, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं। टोटल एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? यहां से 36 काउंट कर लें। 36 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले से, 36। और हमारे सिलेबस में भी मोस्टली इतना ही है। अगर कोई और एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो मैं बता भी दूंगा आपको। बहरहाल इससे आप 36 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मिटा दूं बेटा इसको। तो बेटा आइंदा कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी तो रफ में कितनी देर लगेगी? 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। एसएसपी, एसपी, डीएसपी लिखा आपने बच्चों। शुरू के 1 के साथ 1, नेक्स्ट 2 के साथ 2, नेक्स्ट 3 के साथ 3, और जो रिमेनिंग रहेंगे उनके साथ 4। और क्या कहा? डी को रिप्लेस करना है। डी को रिप्लेस करोगे किससे? एस से। 4s पहले आ जाएगा, 3d बाद में चला जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पर एक चीज समझते हैं। अगर हमारे पास एलिमेंट दे दिया जाए हाइड्रोजन, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फॉर्मूले में पहले क्या आता है? 1s। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा? 2 पढ़ा था ना। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। हमारे पास कितने? 1 ही लिखेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही लिखेंगे ना। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने? 1, तो हमने 1 लिखा। फॉर एग्जांपल लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। एटॉमिक नंबर 3 तो इलेक्ट्रॉन भी लिथियम के कितने हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फर्स्ट 1s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और 2s में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन।
बात समझ में आ गई? तो ये हो गया लिथियम भी कंप्लीट। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमने 1 इसलिए रखा, हमारे पास 1 ही रिमेनिंग था। जितने ऑर्बिटल की जरूरत होगी उतने ही लिखेंगे, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखते। नाइट्रोजन बेटा एटॉमिक नंबर 7, 1s2, फर्स्ट 1s कंप्लीट फिल्ड हो गया। अब उसके बाद 2s, इसको फिल्ड करें, s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2n2 4, 7 हमें कंप्लीट करने हैं, बाकी कितने रहेगा 3। अब 2s के बाद क्या आएगा बेटा 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, हमारे पास कितने बच गए 3, हम 3 लिख देंगे। ठीक है बेटा। अगर हमसे कहा जाता है फॉर एग्जांपल सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ठीक, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, भाई 1s लिखा, फिर 2s लिखा, 2s के बाद क्या लिखेंगे बेटा 2p जी। p में कितने आ सकते हैं 6 पूरे रख दें, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, रख देते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2 and 2 4 and 6 10, हमें 11 पूरे करने। अब 2p के बाद क्या आता है 3s। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमारे पास कितने 1, हम 1 लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ये? अगर हम करना चाहे, हमसे कहा जाए भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, मैग्नीशियम आयन, आयन दे दिया जाए बेटा इस तरह कंफ्यूज करने के लिए, एल्युमिनियम आयन, यस बेटा सही है, फ्लोरीन आयन। अब ये 3 एलिमेंट्स दिए जाए और कहा जाए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 हैं, इलेक्ट्रॉन भी 12 हैं। अब हमें 12 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कितने इलेक्ट्रॉन की करनी है 12 इलेक्ट्रॉन की। अब 12 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन 12 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लेकिन इसके ऊपर आयन क्या है बेटा +2 का मतलब होता है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कितने बचे 10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 की नहीं होगी 10 की होगी, क्योंकि इस पे चार्ज है +2। तो 1s2, 2s2, 2p6, सही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। एटॉमिक नंबर 13, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कितनी है 13 है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने इलेक्ट्रॉन की करनी है 13 इलेक्ट्रॉन की। अब इसके ऊपर +3 का मतलब क्या हुआ बेटा, +3 का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो भाई, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो बाकी कितने बचे 13 में से 3 निकाले तो 10। तो यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 1s2, 2s2, 2p6। फ्लोरीन बेटा एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास, मास का ताल्लुक नहीं होता, अगर दिया हुआ हो तो उसका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो एटॉमिक नंबर 9, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए बेटा 9। तो अब हमें 9 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेकिन -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया तो 9 में एक ऐड कर दो तो कितने होगा बेटा 10। तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो क्या होगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, ये भी सेम। तो बच्चों याद रखना, अगर प्लस माइनस का चार्ज हो तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन उतने कम हो जाएंगे, माइनस का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। नंबर 2 देखो बेटा, यहां पर तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आई है, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों एक चीज और याद रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होती है बेटा, आयंस में होती है, न्यूट्रल एटम में नहीं होती। कहां पर होती है आयंस में। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होती, हमेशा याद रहेगा। क्या कहा मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर होगी, यस आयंस में होगी। न्यूट्रल एटम में कभी भी सेम क्यों नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रल एटम जितने भी हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता,
इसलिए किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, इस टॉपिक को आपकी बुक में नाम ये भी दिया गया है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ किसको कहते हैं बेटा? ऑफ-बाउ की केमिस्ट का नाम है? नहीं, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है बिल्डअप। बिल्डअप ही हो रहा है ना। देखें इसकी डेफिनेशन ही क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल then move to high energy level। देखें याद रखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर फील्ड होता है? लोअर एनर्जी लेवल में। इलेक्ट्रॉन पहले कहां फील्ड होता है? लोअर एनर्जी लेवल में। फिर कहां मूव करता है? हाई एनर्जी लेवल में। देखें पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड हुआ 1s, फिर किसमें फील्ड हुआ 2s, फिर 2p। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द 2s, 2s की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द 2p, 2p की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू द 3s, ऐसे ऐसे आगे जाते जाएंगे। तो वो डेफिनेशन यही कह रही है कि पहले इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा लोअर एनर्जी लेवल में, फिर कहां मूव करेगा? हाई एनर्जी लेवल में। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फील्ड होगा, फिर उसके बाद कहां फील्ड होगा? 2s, फिर 2p। तो इसको कहते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। याद रखिएगा कि ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड हो? लोअर एनर्जी लेवल में, फिर कहां जाएगा? हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो बहरहाल ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 36 एलिमेंट को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा एलिमेंट के कोई एमसीक्यूज आ जाए तो वो भी कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा, करवा दूंगा, इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है, मिटा दूं उसको। अब बेटा देखिए नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है N+L रूल। देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। N+L रूल की अगर हम बात करें, देखें N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ऐसा ही है, मतलब अगर हमसे कहा जाए N+L रूल डिपेंड किस पे करता है तो हम क्या कहेंगे? यस, N+L रूल किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। किस पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पर। ठीक है, अच्छा इसका फायदा क्या है? इसके दो फायदे हैं। नंबर 1, हमसे N+L वैल्यू भी पूछी जा सकती है और यह भी पूछा जा सकता है कौन सा ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कहूं बेटा 3d एंड 5p, इन दोनों ऑर्बिटल में से पहले कौन सा ऑर्बिटल फील्ड होगा? तो बेटा करेंगे क्या, सुने इधर, हम दोनों की N+L वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये जो 7 वाला नंबर होता है ना, ये n नंबर होता है बेटा। ये कौन सा नंबर होता है? n नंबर। तो बेटा n नंबर इसका क्या है? 3। इसका n नंबर क्या है बेटा? 5। L वैल्यू तो बेटा कांस्टेंट होती है, आपको पता है L वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। D की L वैल्यू क्या थी? D की L वैल्यू क्या पढ़ी थी बेटा लास्ट लेक्चर में? D की L वैल्यू 2 है, क्योंकि D कौन से नंबर पर आता है? 3rd, उसमें से 1 निकाल दें 2। टॉपिक का नाम है प्लस 3 and 2 5। बेटा P की L वैल्यू, P कौन से नंबर पर ऑर्बिटल है? फर्स्ट, उसमें से सेकंड नंबर पर, सॉरी, P कौन से नंबर पर ऑर्बिटल है? सेकंड, उसमें से 1 निकाल दें तो 1 रहा। अब सम करना है, 5 and 1 6। बेटा रूल ये कहता है जिसकी N+L वैल्यू कम होगी, जिसकी N+L वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में। मतलब 3d फील्ड फर्स्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, अगर आपसे कहा जाए 6p एंड फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं 7p, इनमें से कौन फील्ड होगा? N+L वैल्यू निकाल देते हैं। N वैल्यू क्या है बेटा इसकी? जो 7 वाला नंबर होता है 6, और P की L वैल्यू क्या है बेटा? 1, कांस्टेंट है 7। इसकी N+L वैल्यू, N वैल्यू क्या है बेटा? 7, और L वैल्यू क्या है बेटा? 1 8। L वैल्यू तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कही थी, वो फिक्स्ड है। S की 0, P की 1, D की 2 और F की 3।
ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, किसकी कम आ रही है, 6p की वैल्यू 7 है, 7p की वैल्यू 8 है, तो याद रखना यहां पर क्या होगा, यस 6p फिल्ड फर्स्ट। अच्छा, कुछ ऐसे ऑर्बिटल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए 6s एंड 4d, 4d कर लें, कोई भी कर लेते, 5s कर लेते, चले 5p कर लेते। अब इन्हें हमें क्या निकालनी है, यहां पर n प्लस l वैल्यू निकालनी है। चेक करते हैं, तो ये 7 वाला नंबर होता है बेटा, n नंबर क्या है 6, और l की वैल्यू क्या है, s की l वैल्यू क्या होती है 0, 6 प्लस 0 6, ठीक है, 6 प्लस 0, 6 0 नहीं कहा, 60 नहीं है, 6 प्लस 0 0, 6 है यहां पर, ठीक है बेटा। अब इसकी n वैल्यू क्या है बेटा 5, और l वैल्यू क्या है p की, p की l वैल्यू कांस्टेंट है 1, तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी 6, इसकी n प्लस l वैल्यू भी 6 है, इसकी n प्लस l वैल्यू भी 6 है, दोनों की n प्लस l वैल्यू सेम है। हमने तो कहा था जिसकी n प्लस l वैल्यू कम आएगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल बाद में फिल्ड होगा। यहां तो n प्लस l वैल्यू दोनों की सेम है, तो क्या करें बेटा, अगर सेम आ जाए तो फिर याद करना, फिर हम डिपेंड करेंगे n वैल्यू पर। किस पर डिपेंड करेंगे, n पर। अगर n प्लस l वैल्यू दोनों की सेम आ जाए तो फिर हम किस पर डिपेंड करेंगे, n पर। याद रहेगी बात। फिर जिसकी n वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। याद रखिएगा, n प्लस l वैल्यू अगर देखें यहां दोनों में सेम नहीं थी तो हमने क्या कहा, जिसकी कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा, ठीक है, जिसकी कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। लेकिन यहां पर देखें n प्लस l वैल्यू दोनों की सेम है, अगर सेम आ जाए तो फिर क्या कहेंगे, कौन सा ऑर्बिटल फिल्ड होगा, जिसकी n प्लस l वैल्यू कम होगी। कम किसकी है, सॉरी कम तो यहां तो इक्वल है, n वैल्यू जिसकी कम होगी। n वैल्यू किसकी कम है, यहां पर इसकी 6 है, इसकी 5 है, मतलब 5p फिल्ड फर्स्ट। याद रहेगा, n प्लस l वैल्यू अगर सेम आएगी तो फिर क्या चेक करेंगे, n वैल्यू, जिसकी n वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फिल्ड होगा। क्लियर हो गई बात ये। अगर इसके क्वेश्चंस अगर मैं सिंपल आपसे पूछूं तो किस तरह पूछूंगा, ये तो आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूं उसको। अच्छा बेटा देखिए, अगर हमारे पास पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए, देखें द n प्लस l वैल्यू फॉर the n plus l value यूं कहते हैं of 3D orbital, simple, option A 5, B2, C3, D 7, इस तरह पूछा जाए। हो सकता है यूं पूछा जाए, the n plus l value सही है of 5s ऑर्बिटल। बता रहा हूं कि आपको किस किस तरह से इसके एमसीक्यूज बहुत आसान पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए, n वैल्यू 5 एंड l वैल्यू 1, n वैल्यू 5 एंड l वैल्यू 2, सही है। सी n वैल्यू 5 एंड l वैल्यू 0, और डी n वैल्यू बेटा 5 और l वैल्यू जो है वो यहां पर 4 दे दी जाए। अच्छा, यूं भी पूछा जा सकता है, द n प्लस l वैल्यू 6 फॉर डैश ऑर्बिटल, ठीक है। ऑप्शन ए 5p, b 6s, c 5p, अच्छा 5p लिख चुके हैं। अच्छा बेटा 4d एंड ऑल ऑफ दिस, ये भी सवाल आ सकता है। हो सकता है इसका क्वेश्चन यूं भी दिया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल फिल्ड फर्स्ट,
ठीक है, ऑप्शन ए 6p, बी 4s, सी 7p और डी 6p, 6s कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल को देख के कहेंगे ये बेटा n+l बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सोच रहे होंगे सर आपने तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी शॉर्ट करके समझा दी, SSP SP करके, वो तो हमें 36 एलिमेंट की समझाई। अगर 36 एलिमेंट से ज्यादा का पूछ लिया गया जैसे पूछा जा रहा है तो फिर क्या जवाब देंगे? तो वहां पर फॉर्मूला लगाओगे n+l वैल्यू का। देखो यहां पर हम लगाएंगे, या हम ये कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, दोबारा से फॉलोइंग ऑर्बिटल फिल्ड, सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल फिल्ड लास्ट, लास्ट पूछा जाए। ठीक है, ऑप्शन ए 4s, बी 3p, सी 3d एंड डी बेटा 6s। ठीक है, तो हम ये सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए नंबर 1 बेटा क्या होगा, n+l वैल्यू ऑफ 3d ऑर्बिटल। 3d की n+l वैल्यू पूछे तो बहुत ही आसान है, इसकी n वैल्यू 3 और l वैल्यू 2, 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 2 बेटा कितना हो गया 5, क्योंकि जो 7 वाला नंबर होता है वो n नंबर है और उसके साथ जो वैल्यू है d की l वैल्यू में पता है कांस्टेंट है 2, 5 हो गई। द n+l वैल्यू 5s की पूछी गई है तो n वैल्यू 5 ही होगी और s की l वैल्यू आपको पता है बेटा 0। चेक करें 5 और 0 लिखा हुआ है, 5 and 1 लिखा हुआ है, 5 and 2 लिखा हुआ है, 5 and 0 लिखा हुआ है, C। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाता है द n+l वैल्यू 6, अच्छा यहां पर वैल्यू दे दी गई, ऑर्बिटल पूछा जा रहा है, जहां पर ऑर्बिटल दिया गया था तो वैल्यू पूछी जा रही थी। अब क्या किया इन्होंने, एग्जामिनर ने हमारे साथ, अगर इस तरह से वैल्यू दे दी जाए और ऑर्बिटल पूछे, अब 6 वैल्यू किसकी है चेक करते हैं, n वैल्यू 5 और l वैल्यू 1, 5 + 1 डायरेक्ट कर लें 6 + 0, क्योंकि n वैल्यू 6 और l वैल्यू 0 तो क्या हो गया 6, 4 + 2, क्योंकि n वैल्यू 4 और l की वैल्यू क्या है 2 है तो 6, तीनों की n+l वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है बेटा, तो ऑल ऑफ दिस सबकी 6 है। Which of the following orbital filled first? अब आप बोले सर कौन सा ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p तक 3s तक आती है, 3d 4s 5p तक सिखाई है आपने, यहां तक आती है, कोई मसला नहीं है। n+l वाला फॉर्मूला लगाओ, खुद बता दोगे कौन सा ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा। देखो 6 प्लस डायरेक्ट कर लो ना, अब करने की जरूरत नहीं, अब तो आप सीख गए होगे। 6 + 1 7, 4 + 0 4, 7 + 1 8, 6 + 0 6। क्या कहा था, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा। ये नहीं सोचना कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मूला नहीं आता, जिसकी n+n वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा, मतलब 4s। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल फील्ड लास्ट, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल लास्ट में फील्ड होगा बच्चों। देखो उधर 4 + 0 4, 3 + 1 4, दोनों की सेम ही आ रही है, 3 + 2 5, 6 + 0 6। जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा, जिसकी ज्यादा होगी वो बाद में, लास्ट में कौन फील्ड होगा 6s। बात समझ में आई। अच्छा इन दोनों में पूछा जाता 4s और 3p में से, दोनों की n+l वैल्यू सेम है, क्या कहा था जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल पहले फील्ड होगा, तो ये 4s, इसके साथ 4 लगा हुआ है, इसके साथ 3,
तो जिसकी n वैल्यू कम है वो पहले फिल्ड होगा। अगर इन दोनों में पूछा जाता तो 3p पहले फिल्ड होता, क्योंकि इसका n नंबर कम है। अगर वैल्यू सेम हो तो हम क्या लिखते हैं, n नंबर लिखते हैं। आई थिंक क्लियर क्वेश्चन को यहां तक बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको मिटा दूं एमसीक्यूज को। अच्छा देखें बेटा, पॉलीज एक्सक्लूजन थोड़ा पढ़ लेते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन क्या है? पॉली एक्सक्लूजन की सिर्फ एक दो लाइनें आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी तो वो भी पढ़ा है जो सारा लिखा हुआ है। चेक कर लें, बुक खोल के देखें जरा, पॉली एक्सक्लूजन खोलें जरा, बुक खोल के देखें। जो ये लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, ये सिर्फ आपको समझनी है। पॉली एक्सक्लूजन की स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। सही है, दो इलेक्ट्रॉन जो सेम ऑर्बिटल में है, सही है, कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, नो टू इलेक्ट्रॉन, उनकी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन, तो उनकी 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगी। इसको कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन। बात समझ में आ गई? 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगी। जो डिफर होगा वो कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। जो डिफर होगा वो कौन सा होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। देखें फॉर एग्जांपल, देखें लिखा मैंने, सिंपल स्टेटमेंट है, नो नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। सिंपल है, सही है। 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम नहीं होगी अगर एक ही ऑर्बिटल में है। क्यों? जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एक ही एटम में, एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक ही एटम में है तो दोनों का n नंबर क्या होगा बेटा? यस, n नंबर 1 होगा, फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन का भी, सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन का भी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? ठीक है। नंबर 2, भाई बहुत सिंपल सी बात है ना, हम ये कह रहे हैं 2 शख्स हैं, एक ही घर में रहते हैं, तो घर का एड्रेस तो एक ही है ना, 1 and 1। दोनों का फादर नेम भी एक ही होगा, बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं, दोनों भाई हैं आपस में, ठीक है। दोनों की L वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। L वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। M वैल्यू भी दोनों की क्या होगी? सेम ही होगी, भाई एक ही घर है, M वैल्यू अगर सेम होगी 0, M वैल्यू भी 0, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। भाई लाजमी सी बात है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक की मूवमेंट क्या होगी बेटा? एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू है, एक की +½ हो जाएगी और दूसरे की -½ हो जाएगी। मतलब एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है और है भी एक ही ऑर्बिटल में, तो दोनों का n नंबर भी सेम होगा, L वैल्यू भी सेम होगी, M वैल्यू भी सेम होगी, लेकिन चेंज किस में आएगा? स्पिन क्वांटम नंबर में। ये कहता है पॉलीज एक्सक्लूजन, और तो कुछ भी नहीं है। मतलब अपने वर्ड्स में याद कर लें कि अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन, अपने वर्ड में, कि अगर एक ही एटम में, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनके 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं होगी। तो डिफर कौन सा होता है? अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन, डिफर क्वांटम नंबर कौन सा होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू में? स्पिन क्वांटम नंबर। बाकी अपने पेज पे देखें, बैक साइड पे बुक में, सिंध बोर्ड में देख लें या पंजाब टेक्स्ट में देख लें, बाकी सारी थ्योरी वो लिखी है जो आपको पता है। भाई देखें बाकी थ्योरी क्या लिखी है, बुक खोलें, जब तक स्टॉप करें वीडियो को, चेक करें। बाकी यही थ्योरी लिखी है जो आपको पढ़ाई थी कि के शेल जो है वो किससे मिलकर बना है? S से। कंसिस्ट कितने ऑर्बिटल पे कर रहा है? 1। इलेक्ट्रॉन कितने? 2। L शेल जो है किससे मिलकर बना है? S और P। ऑर्बिटल कौन कितने? 4। इलेक्ट्रॉन कितने? 8। M शेल किससे मिलकर बना है? sp_d। कौन कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बना है? sp_d। टोटल ऑर्बिटल कितने? 9। और इलेक्ट्रॉन्स कितने? उसका डबल 18। ये लिखा हुआ है ना, चेक करना आप। यहां तक क्लियर हो गई बात। ये नंबर 2 बेटा, इस टॉपिक के बाद हम यहां पर ही डिस्कस करते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? देखें, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, मैं लिख देता हूं, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। बेटा हुंड्स रूल का एक एमसीक्यूज भी आया था मेडिकल के टेस्ट में, याद रखना। हुंड्स रूल ही है जो प्रिडिक्ट करता है वैलेंसी ऑफ एटम।
क्योंकि इसमें आप अनपेयर वाली बात सीखते हैं। तो याद रखना, ये पिछले ईयर्स में एक एमसीक्यूज भी आया था कि वैलेंसी को प्रिडिक्ट करने के लिए कौन सा रूल पढ़ा जाता है, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, N+L या हुंड्स रूल। तो वैलेंसी की जो प्रिडिक्शन है वो कहां से हमें मिलती है, ये हेल्प किसमें करता है, हुंड्स रूल किसमें, किस चीज में हेल्प करता है, क्या चीज प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, वैलेंसी ऑफ एटम। सही है। अच्छा आप देखें हुंड्स रूल है क्या, हुंड्स रूल थोड़ा समझते हैं, बहुत ही आसान है। हुंड्स रूल में हम ये कहते हैं बेटा, द डीजनरेट, नोट डाउन लिखो तरह बेटा, द डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। डीजनरेट किसको कहते हैं बच्चों, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, लिखो पहले कॉपी में, द डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ना। अब डीजनरेट कौन से होते हैं, सेम एनर्जी। तो एक बात बताओ, क्या S, P, D, F इन चारों की एनर्जी सेम है, चेक करो, नहीं, अलग अलग एनर्जी है। S की एनर्जी डिफर है P से, P की एनर्जी अलग है D से, D की एनर्जी अलग है F से, एनर्जी तो सेम है ही नहीं। फिर क्यों क्यों कह रहे हैं कि डीजनरेट ऑर्बिटल, क्या ये आपस में डीजनरेट हैं, हाँ बेटा नहीं, ये आपस में डीजनरेट नहीं है। तो फिर डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं बेटा, देखो P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, P के 3 ऑर्बिटल हैं, PX, PY, PZ। फर्स्ट ईयर में तो इनका ही जिक्र है, ठीक है। ये तीनों ऑर्बिटल किसके हैं, P के हैं। ये आपस में क्या होंगे, डीजनरेट कहलाएंगे। भाई आपके घर में कितने रूम्स हैं, 3 रूम हैं, तो तीनों रूम्स का एड्रेस अलग है। टीसीएस वाला आकर अलग अलग रूम का एड्रेस देता है या तीनों रूम्स का एड्रेस एक ही है, एक ही एड्रेस होगा। एक शख्स है, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बेटे हैं, अगर वो शख्स मर जाता है तो तीनों बेटों में जायदाद इक्वली डिवाइड होगी। ये तो नहीं कहेगा वो बड़ा है वो छोटा है, ऐसा तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। तो बेटा ये तीनों ऑर्बिटल किसके हैं, P के हैं, तो इन तीनों की एनर्जी क्या हुई, बराबर हुई। इसको कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। अच्छा इसी तरह D के 5 ऑर्बिटल हैं, तो ये T के 5 ऑर्बिटल आपस में क्या हुए, डीजनरेट हुए। F के 7 ऑर्बिटल हैं, तो 7 के 7 आपस में क्या हुआ, डीजनरेट हुए। इसका मतलब S में तो होता ही एक ऑर्बिटल है, कंपेयर कराने के लिए कोई है नहीं। अगर आपसे यहां पर एमसीक्यूज पूछा जाए कि कौन सा ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं है, S नहीं होता बेटा। 2 बातें क्या सिखाई, S, P, D, F ये चारों आपस में डीजनरेट नहीं है, सबकी आपस में एनर्जी अलग अलग है। S और P आपस में नहीं है, या P और D आपस में डीजनरेट नहीं है। डीजनरेट कौन से हैं, P के अंदर जो 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम है, D के अंदर जो 5 ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी सेम है, F के अंदर जो 7 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। लेकिन जो डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है वो कौन है, S। यहां तक क्लियर। लेकिन इन डीजनरेट इलेक्ट्रॉन, आगे डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिजाइड इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। एक तो डीजनरेट ऑर्बिटल सीखा, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हम रखेंगे, जो रहेंगे वो अकॉर्डिंग किसके रहेंगे, हुंड्स रूल के। अब उसको कहते हैं हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ में आ गई। करवाऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट करूं, मिटा दूं सारा बेटा, समझ में आ गई। अब हम करते हैं हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बेटा, तो अब हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको कहते हैं, देखें फॉर एग्जांपल के अगर मैं यहां पे 3 एलिमेंट्स लिखता हूं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप बोलेंगे सर आपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ही क्यों लिखे हुंड्स रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसलिए बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वो एलिमेंट है जिसमें P आता है। हमें एलिमेंट तो वो चाहिए जो इसमें डीजनरेट ऑर्बिटल हो, तो नाइट्रोजन वो एलिमेंट है जिसमें P आता है और P क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। फ्लोरीन क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है।
है ना ऐसे। तो बेटा अब देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9, और जो एटॉमिक नंबर होगा इलेक्ट्रॉन भी वही होंगे। अब देखें, अगर वैसे कहा जाए आपसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या करते हो, 1s2 2s2 2p3 डायरेक्ट लिख दोगे, ऐसे ही ना। लेकिन अभी हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी, हमें अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, तो देखें फॉर्मूले में आता है 1s, s में 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख दें, डी जनरेट नहीं है डायरेक्ट लिख दें, 2s डायरेक्ट लिख दें, 2s के बाद आता है 2p, p में बेटा कितने ऑर्बिटल होते हैं, p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2px 2py 2pz। तो बच्चों याद रखना अकॉर्डिंग टू, अब इनको फिल करने का तरीका क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल को अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, डीजनरेट ऑर्बिटल को फिल कैसे करेंगे, पहले ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल फिल्ड करेंगे, सिंगल सिंगल फिल्ड करना है, वो भी क्लॉकवाइज। ये रूल कौन सा कहलाता है, हुंस रूल। मतलब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन को बराबर बराबर हमें रखना है, पहले x को फिल्ड करना है, फिर y को, फिर z को, और वो भी हाफ फिल्ड, कंप्लीट फिल्ड नहीं, और वो भी क्लॉकवाइज। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो आपने करना क्या, 1 इलेक्ट्रॉन रखा क्लॉकवाइज किसमें, x में। ये नहीं कि आपने x में दोबारा से इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन में दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने रखना है बेटा y में, वो भी क्लॉकवाइज। तीसरा इलेक्ट्रॉन हमें रखना है z में, वो भी क्लॉकवाइज। समझ आ गई। तो तीनों इलेक्ट्रॉन हमें किस में रखने हैं, क्लॉकवाइज रखने। क्लियर। अगर आपने ये इलेक्ट्रॉन x में फिल कर दिया या y में फिल कर दिया तो गलत हो जाएगा। चले नहीं समझ में आया, दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको बताता हूं। देखें 1s2 एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 होंगे, 2s। अब 2p, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को हमें रखना है, तो कौन कौन बचा, 2px 2py 2pz। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, 2 and 2 4, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल्ड करने, तो 1 इलेक्ट्रॉन x में रख दिया, 1 y में, 1 z में। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो कहां रखेंगे, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल दोबारा से x में रखेंगे। यहां नहीं रख सकते बेटा आप, ये गलत हो जाएगा। y में नहीं रख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू होगी वो x से ही होगी, और वो एंटी क्लॉकवाइज बेटा। ये रूल है हुंस रूल, इसको कहते हैं हुंस रूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा फ्लोरीन फिर सीखें, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p। अब p में कितने ऑर्बिटल हैं, 3, 2px 2py 2pz। अब हमें 2px y और z को फिल करना है अकॉर्डिंग टू हुंस। कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, 2 and 2 4, 9 में से 4 रख दिए, बाकी कितने बचे, 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, हाँ बेटा कैसे फिल्ड करेंगे, रूल क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल्ड करने, वो भी क्लॉकवाइज। तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे, पहले हमने x में 1 रखा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब दोबारा से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, लेकिन z से नहीं, दोबारा x से। 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 x में यहां रख देंगे, 1 y में यहां रख देंगे। इस अनपेयर्ड से पता है वैलेंसी, मैंने आपसे कहा था वैलेंसी का पता चलता है। देखें कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3 अनपेयर है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हुई, 3। यहाँ पर 2 अनपेयर है, ये अनपेयर कॉन्सेप्ट दिया किसने था, यहाँ पर हुंस ने। और हुंस रूल जब भी तो कहा जाता है किस चीज की प्रोडक्शन के लिए होता है, वैलेंसी की। यहाँ पे 2 अनपेयर है, वैलेंसी। इसके अनपेयर कितने, 1, तो ना फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है बेटा, 1। समझ आई। नियॉन ब्लू करके देखें, एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉन भी 10, 1s2 2s2 2p, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, बाकी कितने रहेगा, 6, 2px। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज।
बाकी 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, दोबारा से फिलिंग होगी एक्स एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गई बात बेटा? मैं समझता हूं यहां तक क्लियर है। एक एमसीक्यूज देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, मिटा दूं उसको। अच्छा बेटा, तो अब याद रखना एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपको कोई एलिमेंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमें नाइट्रोजन में दोबारा लिख रहा हूं या ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर 8 है, आपसे कहा जाए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू हुंस रूल बताएं। ऑप्शन में लिखा हो 1s2 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ठीक है बेटा, अब देखें 2px, x में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, y में 1 और z में 1, इस तरह लिखा हो। एक ऑप्शन आपको ये मिले, ए ऑप्शन ये मिले आपको, बी ऑप्शन में ये मिले कि जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो y में इस तरह लिखा हो, तो ये भी गलत है। एक ऑप्शन ऐसे मिले, सी ऑप्शन के y में इलेक्ट्रॉन है, ये भी गलत। अगर आपको यहां इलेक्ट्रॉन मिले और ये भी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो क्या बताया अकॉर्डिंग टू हुंस रूल, पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगल फिल करना है, वो भी क्लॉकवाइज, जो इलेक्ट्रॉन बचे दोबारा से एक्स से फिलिंग होगी और वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? एक दो चीजें और बताऊं, फिर इसके बाद है बेटा एमसीक्यूज, फिर हम करेंगे एमसीक्यूज, बोर्ड पे भी करेंगे और शीट्स में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। शीट नंबर अब याद रखेगा 13, 14, 15, 16, ये 4 शीट्स आपको मिल जाएंगी। हाँ बेटा, और परेशान ना हो, देखें मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, बहुत सारे बच्चे अभी भी कह रहे थे 26 से के बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो आपके व्हाट्सएप के क्वेश्चन है मेरे पास सेव हैं, परेशान ना हो, मैं सबको रिप्लाई करूंगा, टेंशन ना लें। अभी टेस्ट नहीं हो रहा, आपके जितने क्वेश्चन है आप भेजते रहें, रिप्लाई के लिए परेशान ना हो, मैं सबको रिप्लाई कर दूंगा। 26 के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं आपको तमाम को खुद एक एक को जो है ना रिप्लाई करके जो आपके क्वेश्चन होंगे वो जवाब देता रहूंगा। थोड़ा सा मेरे अपनी प्रजाति प्रॉब्लम से, यूनिवर्सिटीज के हवाले से, जॉब्स के, तो मैं अभी बिजी हूं, तो नेक्स्ट आपको वीक में इंशाल्लाह जो भी क्वेश्चंस के जवाब होंगे वो दे दूंगा आपको। ठीक है? अच्छा देखें, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारी बुक में 2l+1, ये किस चीज के लिए? फॉर ऑर्बिटल्स। किस चीज के लिए फॉर्मूला है? ऑर्बिटल्स के लिए। 2l+1 ये फॉर्मूला किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा देखें बच्चों, याद रखना ये भी एंट्री टेस्ट में आ सकता है, आया भी है। अब आपको पता है S P D F, S में कितने ऑर्बिटल हैं? S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, P में 6, D में 10, F में 14। क्या कहा था? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्बिटल 1। P में कितने ऑर्बिटल है बेटा? P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7। लेकिन इस फॉर्मूले की मदद से भी हम ऑर्बिटल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखो 2 अपनी जगह, जैसे अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर D को फाइंड करें, चलो D के ऑर्बिटल फाइंड करते हैं। वैसे तो हमें पता है D में 5 ऑर्बिटल हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। D की L वैल्यू क्या होती है बेटा? 2, तो 2 2 4, 4 + 1 5। सिंपल है। अगर आप चाहते हैं डी के इलेक्ट्रॉन फाइंड करना तो फॉर्मूला ये लगेगा भाई, फॉर्मूले के मुताबिक अंदर वाला सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है? 5। फर्क क्या है दोनों फॉर्मूलाज में? इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में फर्क क्या है कि बाहर क्या लगा हुआ है? सिर्फ 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या होता है? ऑर्बिटल का डबल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जैसे S में 1 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 2, P में 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 6, D में 5 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 10, F में 7 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 14। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बाहर वाले 2 से, तो आंसर क्या आया? 10। देखें सॉल्व कर लिया हमने। सिर्फ फॉर्मूला याद रखें, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी याद है। हमें याद है कि S जो है उसमें 1 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन कितने? 2। P में S कितने ऑर्बिटल है? 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 6। D में ऑर्बिटल कितने? 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 10। और F में बेटा 7, यस F में 7 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन 14 है इसमें। क्लियर हो गई बात? की कोई क्वेश्चन यहां तक बेटा? ठीक है, अब एमसीक्यूज करें, मिटा दूं उसको। ओके